बचपन से यही सुना और यही पढ़ा कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है। ये रियासत माँ है, ये सबकी है। लेकिन ये कैसी माँ है कि जो खुद अपने ही बच्चों की जान ले रही है। शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन, पीटीआई, इन सब लोगों ने इस लूट मार में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों है, IPPs क्या है, सर्कुलर डेट क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बड़े ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा, ताकि जब अगली दफ़ा आप अपना बिजली का बिल देखें तो आपको एहसास हो कि आपके वो MPA, MNA जिन्हें आपने आगे बढ़ बढ़ के वोट दिए थे, उन्होंने आपको लूटा कैसे है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या IPP एक प्राइवेट कंपनी है जो गवर्नमेंट या फिर लोगों को बिजली बनाकर बेचती है। इसका फ़ायदा ये है कि सरकार को महंगे पावर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 90 के करीब IPPs हैं जो काम कर रही हैं और ये थर्मल हैं। इंडिया, अमेरिका, यूरोप सब जगह पर IPPs काम करती हैं, बल्कि उनमें ज़्यादा हैं। तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है, इसको मैं आगे जाकर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बिजली आती कहाँ से है। मुल्क में आधी बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है और आधी रीन्यूएबल सोर्सेज जैसा कि पानी, हवा और सोलर से बनाई जाती है। टोटल में से जो 30% बिजली है वो पानी से बनाई जाती है। लेकिन मसला ये है कि ये पूरा साल 30% रहती नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि डैम्स में कितना पानी अवेलेबल है। इसलिए जब पानी की कमी होती है, जैसा कि सर्दियों में अक्सर होता है, तो हाइडल पावर प्लांट्स की बिजली बनाने की सलाहियत कम हो जाती है और फिर या तो लोड शेडिंग होती है या फिर थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाई जाती है। ये प्लांट्स कोयला, तेल या फिर गैस पे चलते हैं, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ती है, जैसा कि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर और 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने के दौरान हुआ, तो बिजली की कीमत भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान हर साल लगभग 50,000 मेगावाट बिजली बना सकता है। गर्मियों में 56%, जबकि सर्दियों में 34% ही इस्तेमाल होती है। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में 100 पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं तो उनमें से आधे बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, यानी वो बिजली ही नहीं बना रहे। लेकिन आवाम को उस बिजली की कीमत भी देना पड़ती है जो कि कभी बनाई ही नहीं गई और ना कभी उन तक पहुंची। ऐसा क्यों है और पावर प्लांट्स ज़रूरत से ज़्यादा क्यों हैं? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसीज की वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान हुआ है। As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई। कारोबारी ख़ानदान जैसा कि दाऊद और हबीब ग्रुप ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ज़िया ने आकर इसको रिवर्स कर दिया। सोवियत जिहाद के नाम पर बाहर से पैसा आया, इंडस्ट्री में बेहतरी हुई और GDP की काफ़ी ग्रोथ हुई। लेकिन मसला ये हुआ कि बिजली की डिमांड हर साल 12%, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 7% बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मुल्क की GDP को हर साल $1 बिलियन का नुकसान हो रहा था। 93 में बेनज़ीर गवर्नमेंट आते आते लोड शेडिंग इंतहा तक पहुंच चुकी थी। नए डैम्स बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए थे, जो कि सरकार के पास थे नहीं। तो ये सोचा गया कि क्यों ना प्राइवेट कंपनियों को इस काम में शामिल किया जाए। प्राइवेट कंपनियां अपने पावर प्लांट्स खुद लगाएंगी और सरकार उनसे बिजली खरीद कर आवाम को देगी और आवाम से बिजली के बिल IPPs को वापस करेगी। आइडिया गलत ना था। 1980s में न्यू लिबरलिज्म काफ़ी फेमस हो रहा था। वाशिंगटन कंसेंसस के नाम पर इंडिया, यूरोप और अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसी बातें चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान है तो फिर मसला तो होगा ही। एक इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट से प्यार होता है और उसको डर होता है कि कहीं उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए। उस वक़्त इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं थे, जैसा कि अब भी नहीं है। उस वक़्त इन्वेस्टर्स को 2 बड़े मसलों का सामना था। पहला, पॉलिटिकल रिस्क, यानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का मतलब था कि एडवेंचर करना। एक सरकार जा रही है, दूसरी आ रही है, मार्शल लॉ का डर, साथ ये कि कहीं ये ना हो कि कोई दहशतगर्द पावर प्लांट को ही उड़ा दे। दूसरा, करेंसी एंड फाइनेंशियल रिस्क। 1982 से 1994 के दौरान पाकिस्तानी रुपए US डॉलर के मुकाबले में 67% डी वैल्यू हो गया।
यानी पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो रही थी और कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तानी करेंसी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। बिजली का बहरान था, लिहाजा बेनज़ीर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया और 94 पावर जनरेशन पॉलिसी बनाई। इस एग्रीमेंट में IPPs को वो सब कुछ दिया गया जो कि दुनिया में कहीं नहीं था। IPPs को सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज सब कुछ माफ था, लेकिन 4 चीज़ें ऐसी थीं जो कि एग्रीमेंट में नहीं होनी चाहिए थी। पहली, सोवरन गारंटी, जिसका मतलब ये है कि अगर वापडा या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसा कि लेस्को, मैपको, के इलेक्ट्रिक IPPs को बिजली की कीमत ना दे सकें तो पाकिस्तानी सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। दूसरी, पेमेंट सिर्फ डॉलर्स में की जाएगी। डॉलर हमेशा से ही एक स्टेबल करेंसी रहा है, इसलिए इन्वेस्टर्स की डिमांड पर डॉलर को पेमेंट मेथड बनाया गया। तीसरी, सरकार ने 18% रिटर्न ऑन इक्विटी का लालच दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये कि अगर एक कंपनी पावर प्लांट लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करती है तो सरकार हर साल उस 100 करोड़ का 18% उस कंपनी को वापस करेगी। चौथी, फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादातर IPPs थर्मल प्लांट्स हैं, तो अगर दुनिया में कहीं तेल या गैस की कीमत बढ़ती है तो IPPs को उससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर आवाम को बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। 94 का एग्रीमेंट 30 साल के लिए था और ये बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल पे काम करता था। इस मॉडल में एक कंपनी पावर प्लांट खुद लगाकर बिजली बनाती और ये प्लांट हमेशा कंपनी का ही रहता। लेकिन ये एग्रीमेंट बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पे होना चाहिए था, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम पर जब सरकार 2 से 4 साल में IPPs को उसकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस कर चुकी होती तो ये प्लांट सरकार के कब्ज़े में आना चाहिए था, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हर आने वाली गवर्नमेंट ने यही गलती बार बार की। 94, 98, 2002, 2015 की पावर पॉलिसीज़ भी इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बनाई गई थी। इन सारे एग्रीमेंट्स में IPP सरकार से 3 तरह की पेमेंट्स लेती हैं। पहली, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिस पे ऊपर बात हो चुकी है। दूसरी, कैपेसिटी पेमेंट। और तीसरी, एनर्जी चार्ज। कैपेसिटी पेमेंट वो पैसे हैं जो सरकार हर IPP को देती है कि वह पावर प्लांट हर वक्त तैयार रहे और ज़रूरत के वक्त बिजली बनाई जा सके। चाहे IPP बिजली बना रही हो या नहीं, गवर्नमेंट को कैपेसिटी पेमेंट करना मजबूरी है। एनर्जी चार्ज वो पैसे हैं जो गवर्नमेंट हर IPP को उसका फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए देती है। जब पावर प्लांट बंद होगा तब वो एनर्जी चार्ज नहीं लेगा। डाटा के मुताबिक हर एक यूनिट बिजली की कीमत जो आप देते हैं उसमें से 17 से 20 रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए दे रहे होते हैं। 2015 में CPEC स्टार्ट होता है और नवाज गवर्नमेंट फिर वही गलती करती है। बिजली मिल नहीं रही थी और इलेक्शंस करीब आ रहे थे, लिहाजा आवाम को खुश करने के लिए 94 की तरह ही एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें IPPs जैसे कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और साहिवाल प्लांट के साथ 27% रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला रखा गया। ये दोनों प्लांट्स कोयले पर चलते हैं, जो कि इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी कोयला है, लेकिन ये लिग्नाइट है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और माहौल को काफ़ी नुकसान देता है। CPEC के अंडर थर्मल पावर प्लांट से लोड शेडिंग का मसला तो हल हो गया, लेकिन अब ये दिक्कत हुई कि पावर प्लांट्स ज़रूरत से ज़्यादा लग गए थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक चुकी थी, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड काफ़ी कम हो चुकी थी। लेकिन चूँकि IPPs के साथ टेक और पे का एग्रीमेंट है, इसलिए ये 20-30 साल के लिए होता है और इसलिए सरकार को हर IPP को कैपेसिटी पेमेंट करना लाजमी है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सरकार फिर वही गलती कर चुकी है। जब पहले ही प्लांट्स ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो और IPPs के साथ एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो IPPs हैं जो एक बार फिर आवाम के लिए सर दर्द बनने वाली हैं। 2020 में PTI गवर्नमेंट ने IPPs के ऑडिट के लिए एक कमेटी बनाई। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली ने कहा कि IPPs ने 1994 से 2020 तक 100 अरब रुपए का इल्लीगल प्रॉफिट कमाया है। साथ ये भी कि 1994 में IPPs ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 2 से 4 साल में वापस मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 30 साल तक खूब लूटा। इसको इलाइट कैप्चर कहते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में बात की जाएगी। ज़्यादातर IPPs पाकिस्तान के 40 ख़ानदानों के पास हैं, जिनमें एंग्रो, दाऊद और मंशा ग्रुप शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक लंबी लिस्ट है और इन IPPs का सियासी पार्टी से करीबी ताल्लुक़ है। चिन्योट पावर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की, JDW शुगर मिल्स जहांगीर तरीन,
PTI दौर में पेट्रोलियम मिनिस्टर नदीम बाबर की ओरिएंट पावर कंपनी और फौजी फाउंडेशन की FFC एनर्जी, इन सारी कंपनीज ने इस लूटम लुटाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अब ये सवाल है कि इन कंपनीज ने तो जो किया वो किया, लेकिन जो 100 अरब रुपए इलीगल प्रॉफिट लिया गया उसको वापस कौन लेगा? पाकिस्तान में कुंडी कल्चर बहुत चलता है। साल 2024 में बिजली चोरी की वजह से पाकिस्तान को 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? सादा सी बात है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनके बिल भी उन लोगों को देना पड़ते हैं जो अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए बिजली के बिल भरते हैं। मतलब ये कि लाहौर का एक ईमानदार आदमी जब बिल देता है तो वो सिर्फ अपना ही बिल नहीं देता, बल्कि वो उस चोरी हुई बिजली का बिल भी देता है जो कि बलूचिस्तान, KPK या सिंध के किसी इलाके में की गई होती है। आप सबको याद होगा कि अगस्त 2023 में सरकार ने बिजली महंगी की थी तो हर जगह हड़ताल और धरने किए गए थे। इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने सोलर पैनल्स लगाना शुरू कर दिए। एक तरफ ये सोलर रेवोल्यूशन माहौल और आवाम दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन इसकी वजह से वो लोग जो सोलर इस्तेमाल नहीं करते उनको बिजली के बिल और देना पड़ते हैं, क्योंकि सर्कुलर डेट जो इस साल 1850 अरब रुपए है वो तो देना ही है। लिहाजा सोलर वाले तो बिजली के बिल से बच जाते हैं, लेकिन दूसरों पर नेपरा और ज़्यादा टैक्सेस डाल देती है ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स को पूरा किया जा सके। बिजली के बिल्स को देखकर और ज़्यादा लोग सोलर की तरफ जाते हैं, जिससे जो बाकी बच जाने वाले हैं उन पर गवर्नमेंट और ज़्यादा टैक्सेस डाल देती है। इसको यूटिलिटी डेथ स्पाइरल कहते हैं, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए जीना मुश्किल कर रही है। अब मसाइल पे बात तो हो चुकी, लेकिन इसका हल क्या है? सबसे पहले तो IPPs के साथ एग्रीमेंट्स दोबारा करने चाहिए। टेक और पे की बजाय टेक एंड पे एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि आवाम सिर्फ उस बिजली का बिल ही दे जो वो इस्तेमाल करे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट के अंडर होंगी तब तक ये पूरे बिल वसूल नहीं कर सकती। पाकिस्तान के आधे पावर प्लांट्स थर्मल हैं। अगर ईरान अमेरिका डील होती है तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन शुरू करनी चाहिए ताकि आवाम को सस्ती बिजली मिल सके। मोदी सरकार ने 1 करोड़ लोगों के लिए सोलर सिस्टम स्कीम शुरू कर रखी है। अगर पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से बचाना है और आवाम को सुख का सांस लेने देना है तो सोलर पैनल्स पर सब्सिडी देनी चाहिए। सेंट्रल एशियन रियासतें जैसा कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में तेल और गैस की वजह से बिजली काफ़ी सस्ती है। ख़ास तौर पर ताजिकिस्तान में पानी बहुत मौजूद है और बिजली बहुत सस्ती बनती है, जो कि गर्मियों में पाकिस्तान एक्सपोर्ट की जा सकती है। इस बारे में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जैसा कि सहसा 1000, टैपी, टूटअप लॉन्च किए गए हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए जो कि नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये सजेशंस हमारे हुक्मरानों को पसंद नहीं आएंगी। मसलन IPPs के साथ एग्रीमेंट दोबारा करके 40 फैमिलीज़ को तो नुकसान होगा ही, लेकिन ऐसा करने से सियासतदान और सरकारी अफसरान उनका हिस्सा किधर जाएगा? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन लेने पर वहाँ के MPA MNAs की लोकल सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी और उनका वोट बैंक किसी और के पास चला जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान का बिजली का मसला सियासी है, और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को गालियाँ देना, मीम्स देखना, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ब्रेड एंड सर्कस में घुसाया हुआ है, बेनज़ीर फंड से पैसे दिए जाते हैं, ग्लैडिएटर्स की तरह गेम्स दिखाई जाती हैं ताकि आप सारी उम्र इन्हीं चक्करों में लगे रहें। तमाम सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं।